फ्रेवाका मूवी की शुरुआत 1973 में पेग नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है जिसकी शादी हो रही होती है, जबकि बाहर हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिन्होंने अजीब मास्क पहने हुए थे और इनके पास एक बकरी भी थी। ये पूरा ग्रुप कहीं पर जा रहा था। दूसरी तरफ दोबारा हम पेग को देखते हैं जिसकी तबीयत शादी में ही बिगड़ जाती है और जब वो वॉमिट करने के लिए बाहर आती है तो उसे उस ग्रुप की गोट दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। जिसके काफी देर बाद पेग का हस्बैंड जब उसे ढूंढते हुए यहाँ आता है तो पेग को गायब पाकर पैनिक हो जाता है। उसे वहाँ बस पेग की एक रिंग मिलती है। उसके बाद वक्त गुजरता है और प्रेजेंट टाइम में हम एक औरत को देखते हैं जो नाचते गाते हुए खुशी खुशी अपने आप को लटका देती है। ना उसे कोई पूछता और ना ही उसकी खबर लेता। कई दिनों तक वो बॉडी रस्सी से लटकी रहती है और डिकम्पोज होने से रस्सी टूटकर नीचे गिर जाती है। तो स्मेल से यहाँ के लोगों को उसके मरने का पता चलता है और सर्विस बॉय जाकर उसे ले जाते हैं। इस औरत की मौत के बारे में उसकी बेटी शू को बताया जाता है जो अपनी मॉम की मौत का सुनकर बहुत ज्यादा हिल जाती है और अपनी फियोंसे मिला को लेकर उनके अपार्टमेंट में रहने आ जाती है। घर के अंदर जीसस की पिक्चर और क्रॉस को देखकर शू बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी हालत खराब होने लगती है जिसे मिला संभालती है। जिसके बाद शू घर से बाहर आकर सिगरेट पीने लगती है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है। ये उसकी नर्सिंग होम कंपनी का मैसेज था जहां वो काम करती थी, जो उसे एक ओल्ड लेडी के घर भेजना चाह रहे थे जिससे भूलने की बीमारी के साथ साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी। अगले दिन शू उस घर के लिए निकल जाती है। बस स्टॉप पर पहुंचने पर शू ड्राइवर से ही उस एड्रेस के बारे में पूछती है, पर ड्राइवर को कुछ नहीं पता था। जब वो पीछे वाले आदमी से हेल्प मांगती है तो वह बूढ़ा आदमी शू को वार्न करने लगता है कि वहां मत जाओ। उसका घर एक गांव में होता है, पर शू का पक्का इरादा देखकर वो आखिर में उस औरत का एड्रेस बता देता है। घर के पास आने पर उसे एक बच्चा दिखता है जिसके पास एक छोटी सी गोट थी और वो शू को बहुत अजीब नजरों से घूर रहा था, इसीलिए शू को वो काफी अजीब लगता है। खैर अब वो दरवाजा नॉक करती है तो बूढ़ी लेडी दरवाजा खोलने के लिए आती है, लेकिन यहाँ आते ही वो पी कर देती है और वो लेडी वहां से भागकर छुप जाती है जैसे उसे शू से शर्म आ रही हो। शू भी समझ जाती है कि इस लेडी की हालत काफी ज्यादा खराब है और मजबूरन उसे शीशा तोड़कर लॉक खोलना पड़ता है। वो नोटिस करती है कि ये लेडी शू से छुपने की कोशिश कर रही है। ओल्ड लेडी को ढूंढते हुए उसे एक अजीब रेड कलर का दरवाजा नजर आता है जिस पर घोड़े की नाल भी लटकी हुई थी जो कि नेगेटिविटी को दूर करता है। तभी वो पीछे उसी ओल्ड लेडी को देखती है जिसने तेजी से भागने की वजह से बीन्स गिरा दिए थे। शू ये बीन्स साफ करने लगती है तो वो लेडी पूछती है कि क्या तुम ये सब करने आई हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं आपकी केयर टेकर हूँ। इन दोनों के बीच में नॉर्मल बातें शुरू हो जाती हैं और ये लेडी अपना नाम पेग बताती है और इसी तरह हम जान पाते हैं कि पेग वही मूवी की स्टार्ट वाली लड़की है जो अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी। अब यहाँ तक वो कैसे आई थी ये मिस्ट्री आगे रिवील होगी। शू उसे नहलाने की बात करती है तो पेग उसे अपने शरीर पर हाथ नहीं लगाने देती। वो उससे बस छोटे मोटे काम करवाती है और नहाती खुद है। कपड़े चेंज करते हुए शू उसकी कमर पर देखती है कि रूट्स जैसा एक पैटर्न बना हुआ था। शू पेग से कहती है कि मुझे एक कॉल भी करना है और उसके बाद सोना है। पेग सामने की तरफ इशारा करती है और कहती है कि तुम जहां चाहे सो सकती हो। शू सबसे पहले अपनी फियांसे को कॉल करती है लेकिन ये कॉल नहीं लगती। वो फोन रखकर मुड़ने ही वाली थी कि उसे नर्सिंग होम से कॉल आ जाती है। वो उसे पेग की कंडीशन की डिटेल्स बता रही थी। इतनी देर में उसके पीछे पेग आकर उससे पूछती है कि किससे बात कर रही हो। शो कहती है कि नर्सिंग होम में। तो पेग एक अजीब सा सवाल करती है कि क्या तुमने कंफर्म भी किया था कि वो नर्सिंग होम ही है? शू
शू हैरान होते हुए हाँ में सर हिलाती है। इसके बाद वो पेग को लेकर उसके रूम में जाती है ताकि वो उसे सुला दे और यहाँ पर वो पेग की फैमिली पिक्चर देखती है और उसके हस्बैंड की भी। वो पेग से पूछती है कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ, तो पेग कहती है कि उसने खुद को मार लिया था। ये दोनों बातें करते हुए यहाँ पर काफी टाइम गुजार देते हैं, जिसके बाद शू दोबारा मिला यानी अपनी फियांसे को कॉल करने के लिए जाती है। काफी देर सिग्नल मिलने के बाद सिर्फ 2 ही मिनट उससे बात कर पाती है और वो मिला को कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जहाँ खड़े होकर शू अपनी फियांसे से बात कर रही थी, उस जगह पर एक अजीब बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था जिसके आसपास बहुत सारी कैंडल्स जली हुई थी और ऊपर बहुत सारे कपड़े लटके हुए थे। इन ट्रीज को वहां लगाया जाता था जहां पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती थी और इन ट्रीज के ऊपर उन लोगों के कपड़े बांधे जाते थे जिनको प्रॉब्लम होती थी। लोगों का मानना था कि जैसे ये ट्री नेगेटिविटी को ले लेता है, वैसे ही लोगों की प्रॉब्लम्स को भी लेकर उन्हें ठीक कर देता है। यहाँ पर शू को अपने पीछे अपनी मॉम के होने का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं था। खैर अब वो घर के अंदर आ जाती है और सबसे पहले उस रेड डोर के पास जाती है और उसका लॉक खोलने की कोशिश करती है जहां उस घोड़े की नाल को लटकाया गया था। लेकिन जब वो नहीं खुलता तो वो चुपचाप नहाने के लिए चली जाती है। नहाते हुए उसे फील होता है कि कोई उसके कान में विस्पर कर रहा था, लेकिन न वॉशरूम में कोई था और न ही कोई वॉशरूम के बाहर था। एकदम से उसे दोबारा वही आवाज आती है तो उसे लगता है कि ये आवाजें पेग के रूम से आ रही हैं, लेकिन पेग तो अपने रूम में सो रही थी। वो अभी यहीं खड़ी थी कि पेग को अजीब पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। शू उसे मेडिसिन देकर कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर वो नोटिस करती है कि पेग नींद में भी प्रॉपर बोल रही थी। वो बता रही थी कि उन लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है, वो म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर आते हैं। शू पूछती है कि कौन लोग, तो वो कहती है कि इस घर के नीचे कुछ लोग रहते हैं। अब शू उसकी बातों पर इसीलिए ध्यान नहीं देती क्योंकि पेग को हेलुसिनेशंस आते रहते थे। अगले दिन शू घर के लिए ग्रोसरीज लेने जाती है तो वहाँ के लोग उससे पेग के बारे में भी पूछते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं और ये चीज शू को पसंद नहीं आती। लोकल्स उसे बताते हैं कि पेग किसी के साथ भी ठीक से बर्ताव नहीं करती थी। वापस आते हुए शू को एक लड़की कंपनी देती है जो उसे बताती है कि पेग काफी साल मेंटल असाइलम में रहकर आई है। रात होने पर दोबारा शू उसी लाल रूम में जाने का फैसला करती है और इस बार वो दरवाजा खुल भी जाता है। अंदर जाने पर वो मास्क पहने अजीब से लोगों को देखती है और साथ ही उसे बाथ टब में अपनी मरी हुई मॉम भी नजर आती है। शू जल्दी से पास जाकर अपनी मॉम का हैंड पकड़ लेती है और तभी उसकी मॉम की आंखें खुल जाती हैं। शू डर से चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि मिला यानी उसकी फियांसे यहाँ उसे देखकर हंस रही थी और तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब उसका एक डरावना सपना था। उठने के बाद वो पेग को चेक करने के लिए जाती है जो आराम से सो रही थी, लेकिन शू के कमरे में आते ही वो अजीब बातें बोलने लगती है कि अगर शू ने अपना ध्यान नहीं रखा तो वो पेग के साथ साथ शू को भी ले जाएंगे। पर इस बार भी शू पेग की बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन पेग बताती है कि वो एक कल्ट के लोग हैं, वो तुम्हें ले जाएंगे। वो उसे भी ले गए थे। अब वो अपने शादी वाले दिन की बात बताती है जब वो गायब हो गई थी। असल में पेग को उस कल्ट के ही मेंबर शादी वाले दिन गायब करके ले गए थे और जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चली तो उसके हस्बैंड ने उस कल्ट के लोगों से डील करने की कोशिश की। पेग बताती है कि जब मेरे हस्बैंड ने डील कर ली तो उस कल्ट के लोगों ने मेरी कमर पर कुछ अजीब निशान बना दिए। शू कहती है कि मुझे लगता था कि ये निशान आपके हस्बैंड के टॉर्चर की वजह से हैं, लेकिन पेग कहती है कि नहीं, वो अच्छे थे। पेग पूछती है कि क्या तुम्हें पनिशमेंट के बारे में पता है, तो शू यहाँ अपने हाथ दिखाती है और बताती है कि उसकी मॉम उसे प्रेयर करने के लिए बहुत टॉर्चर करती थी। अगर वो कुछ भी गलत करती थी तो वो मुझे जला देती थी। पेग पूछती है कि अब तुम्हारी मॉम कहाँ है, तो वो बताती है कि उन्होंने अपने आप को लटका लिया था। शू के गम को फील करते हुए पेग उसे अपने साथ सोने का कहती है। सुबह होने पर अब शू को सारी बातों का पता लगाना था कि आखिर उस बेसमेंट में क्या था।
वो बेसमेंट की चाबी ढूंढकर उस रेड डोर को खोल देती है। नीचे जाने पर वहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक स्टोर रूम ही था जहाँ उसे एक एल्बम मिलती है जो पैग की शादी की थी। उसमें पैग के साथ उसका हस्बैंड भी था और इसी एल्बम में बहुत सी न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी लगी हुई थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि पैग अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी और जब वो वापस लौटी तो तुरंत उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। लोगों का मानना था कि उसके हस्बैंड की जान पैग ने खुद ली होगी, इसीलिए उसे मेंटल असाइलम में काफी साल रहना पड़ा। ये सारी चीजें पढ़ते हुए अचानक स्टोर की लाइट फ्लिकर होने लगती है और वो जब डर कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो सामने का दरवाजा भी बंद हो जाता है और उसे अपने पीछे अपनी मॉम की प्रेजेंस फील होती है, जिससे डर कर वो चिल्लाने लगती है और दरवाजा खुलते ही वहां से बाहर आ जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इस घर में वही बच्चा आता है जिसे शू पहले देख चुकी थी। उसकी गोट के साथ वो लड़का शू से पूछता है कि क्या तुमने मेरी गोट को कहीं देखा है। शू उसे ना में जवाब देती है तो वो उदास होकर चला जाता है। आज उसके लिए एक पार्सल भी आया था जिसमें उसकी मॉम की कुछ चीजें थी जिसे उसकी फियोंसे मिला ने भेजा था, जिन्हें देखकर वो पैनिक करने लगती है क्योंकि उसकी मॉम के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं था। वो उनकी चीजों को देखकर ट्रॉमाटाइज हो जाती है। इस पार्सल में वही कपड़े थे जो बार बार शू को अपने सपने में पहनी अपनी मॉम दिखाई देती थी। शू डर कर इन कपड़ों को जला देती है। अब इस पार्सल को भेजने की वजह से शू और मीला के बीच काफी लड़ाई भी हो जाती है। आज के इस हादसे की वजह से शू को लगने लगा था कि वो भी पैग की तरह मेंटल स्ट्रेस की वजह से बीमार होती जा रही है, इसीलिए वो स्टोर से जाकर पैग की ही डिस्क्रिप्शन दिखाकर अपने लिए कुछ मेडिसिन ले लेती है ताकि उसकी मेंटल हालत ठीक रहे। जब वो घर आती है तो देखती है कि नर्सिंग सेंटर से कोई उसके इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था और पैग उसे भगा रही थी क्योंकि पैग को वो लड़की अपने लिए खतरा लग रही थी। लेकिन शू उसे अंदर बुलाती है। पैग दरवाजा नहीं खोल रही थी तो शू स्पेयर चाबी लेने के लिए चली जाती है और पीछे से हम देखते हैं कि वो लड़की वाकई ही अजीब थी। वो दरवाजे के साथ चिपक कर उसे सूंघने लगती है और जब तक शू यहाँ आकर दरवाजा खोलती है तो वो लेडी गायब हो गई थी। इस चीज से शू भी काफी हैरान हो जाती है। अब शू को समझना था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो जल्दी से स्टोर रूम में जाती है और हिम्मत करके पैग का वो एल्बम ले आती है जिसमें पैग की सारी स्टोरी थी। एक और अजीब चीज शू यहाँ देखती है कि जहाँ पर इन न्यूज़पेपर्स की बहुत सारी कटिंग्स थी, उन्हीं कटिंग्स के अंदर शू की मॉम के भी मरने की न्यूज थी। ये देखकर शू सोचने लगती है कि आखिर पैग और उसकी मॉम का क्या संबंध है। वो ये सोच ही रही थी कि बेसमेंट का वो रेड दरवाजा बार बार खुलने लगता है। डर कर वो उसे बार बार बंद करती है पर अब वो दरवाजा बंद नहीं होता। इतनी ही देर में पैग उसके पीछे आ जाती है और शू से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम नीचे बेसमेंट में गई थी, अब बेहतर होगा कि तुम कल ही यहाँ से वापस चली जाओ। शू भी अब और यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। वो घर जाने के लिए निकल पड़ती है। तब ग्रोसरी स्टोर से उसे पता चलता है कि आज कोई बस नहीं जाएगी, इसीलिए मजबूरन उसे दोबारा पैग के घर आना पड़ता है। वहीं पैग शू का वो पार्सल देख रही थी जो मिला ने उसके लिए भेजा था। उसके अंदर शू की मॉम की बहुत सी पिक्चर्स थी जिन्हें देखकर पैग हैरान होती है और यहाँ पता चलता है कि असल में शू की मॉम पैग की बेटी थी, यानी शू पैग की ग्रैंड डॉटर थी। ये जानकर पैग भी हैरान होती है। दूसरी तरफ शू जब जंगल के रास्ते से होते हुए पैग के घर आ रही थी तो उसे रास्ते में उस बच्चे की बकरी भी मिल जाती है। वो उसे साथ ले जाने का सोचती है पर फिर इग्नोर करके घर आ जाती है और घर आते ही पैग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम अपाहिज पैदा हुई थी। ये सुनकर वो हैरान होकर पूछती है कि आपको कैसे पता। तो पैग उसे बताती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ, तुम्हारी माँ को मैंने सालों पहले ही अपने से दूर भेज दिया था। शू पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब पैग रिवील करती है कि असल में मेरे हस्बैंड ने उन कल्ट के लोगों के साथ एक डील की थी कि अगर वो मुझे जिंदा छोड़ देते हैं तो जो भी उनका पहला बच्चा होगा उसे वो कल्ट वालों को दे देंगे। लेकिन फिर उसके अंदर इतना हौसला नहीं था, इसीलिए उसने अपनी बेटी को खुद से दूर कर दिया और कल्ट का प्रॉमिस तोड़ दिया। कल्ट
कल्ट के लोग कोई आम लोग नहीं थे, उनकी नेगेटिविटी बहुत हाई है। शू की मॉम के यहाँ से बहुत दूर चले जाने के बावजूद भी कल्ट की नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर ही रही, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। शू को पहली बार पेग की इन बातों पर यकीन आता है। वो पूछती है कि आखिर वो कल्ट कैसा है, तो पेग बताती है कि वो एक डिमोनिक कल्ट है जो शैतान की पूजा करते हैं। इनकी बातों के दौरान अब इनके घर का दरवाजा नॉक होता है और शू जब देखने जाती है तो ये वही लेडी थी जो पहले भी इनके घर आकर गायब हुई थी। शू जब दरवाजा नहीं खोल तो वो लेडी अजीब अंदाज में विस्पर करने लगती है और बार बार एक ही शब्द दोहराती है। उसके सर्कस से शू को समझ आ जाता है कि ये औरत भी उसी कल्ट की मेंबर है जो यहाँ रूप बदल कर आई है। शू जब अंदर जाती है तो देखती है कि पेग यानी उसकी ग्रैंड माँ अब उस बेसमेंट के दरवाजे पर खड़ी थी और वहाँ जाकर वो गाना गाने लगती है। शू पूछती है कि आप ये क्या कर रही हैं, तो पेग कहती है कि मैं उन लोगों को बुला रही हूँ। ये कहते ही बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। शू उसे खोलने की भी काफी कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता और जब काफी टाइम बाद वो दरवाजा खुलता है तो उसमें से पेग जख्मी हालत में बाहर निकलती है। पेग शू को बताती है कि मेरे वादा तोड़ने की वजह से अब वो तुम्हें लेकर जाना चाहते थे लेकिन वो उसे नहीं देना चाहती, इसीलिए उसकी जगह उसने खुद सैक्रिफाइस देने का फैसला किया, लेकिन उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और अब वो तुम्हारी ही बलि चाहते हैं क्योंकि वो ही उसकी वारिस है और उसके हस्बैंड के डील के मुताबिक उसे वारिस को ही उन कल्ट को देना था। शू बहुत ज्यादा डर जाती है। पेग की हालत देखते हुए वो फैसला करती है कि बाहर से किसी को मदद के लिए बुलाकर लाएगी, लेकिन वो पूरा टाउन खाली था और जो लोग अपने घरों के अंदर भी थे उन्होंने खिड़कियों और दरवाजों को लॉक किया हुआ था क्योंकि आज कोई अजीब सा फेस्टिवल था। इतनी ही देर में शू को अपने पीछे एक अजीब सा मास्क पहना आदमी दिखाई देता है जो ड्रम बजा रहा था। कुछ ही देर में यहाँ पर मास्क पहने बहुत से कल्ट के लोग भी आ जाते हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में पेग की शादी से पहले देखा था। इन्हें देखकर शू डर कर अपने घर वापस चली जाती है। उस कल्ट के लोग अब इनके दरवाजे पर आकर जोर जोर से नॉक करते हैं। शू को अब सामने शीशे में जीसस क्राइस्ट की पिक्चर नजर आती है जिसे देखकर उसे अपने पास्ट के ट्रॉमा याद आने लगते हैं। उसे अपनी मॉम दिखाई देती है और जैसे उसका दिमाग इन चीजों में खो जाता है वो खुद को मारने के लिए चाकू उठाती है, लेकिन उससे पहले पीछे से पेग एक चाकू उठाकर खुद को स्टैब कर लेती है ताकि शू की जान बच जाए। उसके सर्कस से शू को होश आ जाता है और अब वो बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि उसकी वजह से उसकी ग्रैंड माँ चली गई और उसे बाहर से अपनी फियोंसे मिला की आवाजें आ रही थी। उसे लगता है कि कल्ट के लोग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती और जब सारी आवाजें बंद हो जाती हैं तो वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसकी फियोंसे की रिंग वहाँ पड़ी थी, यानी सच में मिला यहाँ आई थी और जरूर कल्ट के लोग मिला को यहाँ से ले गए हैं। जब वो कल्ट के लोग किसी लेडी को यहाँ से लेकर जाते हैं तो उसकी रिंग यहीं छोड़ देते हैं। खैर अब वो उस कल्ट के लोगों का सामना करने का फैसला करती है। इस बार वो घर के अंदर जाती है तो उसे एक वेडिंग ड्रेस दिखता है जिसे वो पहनकर अपनी वेडिंग रिंग उतार देती है। जब बेसमेंट का दरवाजा खोलती है तो आज बेसमेंट बदला हुआ लग रहा था। वहाँ पर कोई स्टोर रूम नहीं था। यहाँ के लोग उसके आते ही उसके सर पर क्राउन पहना देते हैं और फिर उसके सामने एक अजीब गोट के सिंघों वाला आदमी आता है। ये वही डीमन था जिसकी ये कल्ट पूजा किया करते थे। इस डीमन को देखते ही शू की आंखों से खून बहने लगता है। अगले ही सीन में हम मिला यानी शू की फियांसे को उस रेड डोर के बाहर बैठा हुआ देखते हैं जो रो रो कर शू को वापस मांग रही थी। यानी कल्ट वालों ने मिला को किडनैप नहीं किया था, सिर्फ शू को पकड़ने के लिए सारा ड्रामा रचा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।